इस दुनिया का कोई भी लड़का हो या लड़की अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। और जहाँ तक बात लड़कियों की है तो अपने होने वाले राजकुमार को लेकर के तरह तरह के सपने संजोती है। बहुत सारी लड़कियों के ये देखे गए सपने तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों की संख्या भी कम नहीं है जिनके सपने सिर्फ और सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं। और आज की हमारी घटना कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि वंशिका नाम की बेहद ज़्यादा खूबसूरत लड़की अपने होने वाले राजकुमार को लेकर के तरह तरह के सपने संजोती है, लेकिन अपने ही द्वारा की गई एक छोटी सी गलती की वजह से जाना तो था ससुराल, लेकिन सीधा पहुंच जाती है जेल। और कहीं न कहीं जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने किए गए कारनामों का पछतावा कर रही होगी। कहीं न कहीं इस घटना कहानी ने लोगों को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया, लोगों को सख्ते में डाल दिया। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में, एक और नई वीडियो में। दरअसल आज की जो हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हरदोई, और उसी हरदोई ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है संडीला, और उसी संडीला थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है ईमिलिया, और उसी ईमिलिया गांव का रहने वाला है हरिराम। वही हरिराम जिसके कुल 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। पहले लड़के का नाम है ज्ञान प्रकाश, दूसरे लड़के का नाम है वेद प्रकाश, तो तीसरे बेटे का नाम है सर्वेश। परिवार में सबसे छोटी बेटी है वंशिका। वही वंशिका जिसने हाल फिलहाल के दिनों में जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, जो देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी उसको पहली नज़र में यदि देखेगा तो पहली ही नज़र में प्यार कर बैठेगा, उसकी ओर आकर्षित होता चला जाएगा। और दरअसल होता कुछ यूँ है कि जैसे ही वंशिका एक दिन बाजार की ओर जा रही थी तो उसकी मुलाकात हो जाती है गोविंदा से। वही गोविंदा जिसकी उम्र की बात करें तो 20 साल बताई जा रही है, जो कि नज़दीक के ही गांव का रहने वाला है। पिता का नाम है संदीप। वही संदीप जिसकी पत्नी का नाम है सुशीला। संदीप का बेटा गोविंदा बीच के बाजार में ही रेडी गारमेंट की दुकान पर काम करता है, और गारमेंट्स की दुकान पर काम करके जैसे तैसे बमुश्किल अपना घर गुजारा चलाता है। और एक दिन जैसे ही संदीप अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो उसी दौरान वंशिका से मुलाकात हो जाती है, और पहले ही नज़र में उसको इस कदर उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता है कि उसका ही होने को मन करता है। पहली ही नज़र में वही गोविंदा नाम का लड़का वंशिका को दिल दे बैठा था, और आखिरकार बातों ही बातों में प्यार होने लगता है। और जैसे जैसे समय बीतता है कहीं न कहीं उनका प्यार जो है परवान चढ़ने लगता है। वंशिका भी धीरे धीरे गोविंदा को चाहने लगी थी, और एक दिन गोविंदा को पता चलता है कि वंशिका के पास खुद का मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वंशिका का जो पिता है हरिराम, साथ ही साथ उसके जो भाई हैं, वो इतने ज़्यादा सख्त व्यवहार रखते हैं कि पारिवारिक लोगों ने तमाम तरीके की बंदिशें और रुकावटें वंशिका पर लगाई हुई हैं। क्योंकि वंशिका जो है इतनी ज़्यादा खूबसूरत है जिसके चर्चे आस पड़ोस के इलाकों में आम बात है। और इसी को लेकर गोविंदा एक दिन उसी वंशिका नाम की अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फ़ोन दे देता है, और वंशिका ये भी जोड़ती है कि मोबाइल फ़ोन दोगे तो बटन वाला देना, ताकि मैं आसानी से उसके छुपा कर रख सकूं, और जैसे ही समय मिलेगा मैं तुम्हारे साथ बात कर लिया करूंगी। अब कहीं न कहीं बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे समय का पहिया भी घूमने लगता है। एक दिन, 2 दिन, और देखते ही देखते पूरे 1 साल का समय बीत जाता है। और इसी दरमियान गोविंदा और वंशिका अपने प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि एक दूसरे के बिना रत्ती भर भी नहीं रह पा रहे थे। ये ठान चुके थे, मन बना चुके थे कि या तो वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे,
और जब घर परिवार वाले नहीं माने भागकर शादी कर लेंगे। और एक दिन बताया ये जा रहा है कि वंशिका जैसे ही अपने प्रेमी गोविंदा से बात कर रही थी तो उसी दरमियान वंशिका का पिता हरिराम आ जाता है। और हरिराम जैसे ही अपनी बेटी को मोबाइल फ़ोन के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है तो उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने और मारने लगता है। साथ ही साथ उसके हाथ से पकड़कर मोबाइल फ़ोन को फेंक देता है, जिसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। और इस घटना की खबर जैसे ही गोविंदा को लगती है तो गोविंदा बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। और घर से बताया ये जा रहा है कि गुस्से में गोविंदा सीधा चला जाता है वंशिका के घर। और जैसे ही गोविंदा वंशिका के घर जाता है तो उसी बीच वंशिका के अन्य तीनों भाई भी आ टपकते हैं। और देखते ही देखते बहस कब लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती है किसी को कानों कान खबर नहीं थी। और देखते ही देखते वंशिका के भाई और पिता उस गोविंदा को बहुत बुरी तरीके से मारने और पीटने लगते हैं। और आखिरकार एक बोरी में बंद कर दिया जाता है और बोरी में बंद करके उसी गोविंदा नाम के अपनी बेटी के प्रेमी को हरिराम उसी गाड़ी में बंद कर देता है, रख देता है, जिस गाड़ी को उसी का छोटा बेटा सर्वेश चलाया करता था। और उसी पिकअप गाड़ी में लाद कर आखिरकार उसको सुनसान जगह ले जाया जाता है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि उसको डाल देते हैं, फेंक देते हैं। और मौके पर ही गोविंदा दम तोड़ देता है। और आखिरकार जैसे ही घटना कहानी का सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या अन्य नेटवर्क के माध्यम से कहें नज़दीकी थाने को पता चलता है तो नज़दीकी थाने से भारी पुलिस फोर्स उसी वारदात की जगह पहुंच जाती है जहां पर डेड बॉडी सख्त विकसित हालत में पड़ी थी। वहीं पुलिस जो है शनाख्त के मकसद से उसकी फ़ोटोज़ को लेकर तमाम अन्य ज़िलों में, तमाम अन्य नज़दीकी थानों में शेयर कर देती है। और उस फ़ोटो को इतना ज़्यादा वायरल होने किया जाता है, इतना ज़्यादा शेयर किया जाता है कि देखते ही देखते वही फ़ोटो गोविंदा के भाई के मोबाइल फ़ोन में जा पहुंचती है। और जैसे ही गोविंदा का भाई अपने भाई की फ़ोटो देखता है तो सख्ते में पड़ जाता है और भागकर हाँफकर अपने घर पहुंचता है और अपने पिता को बोलता है कि पिताजी देखो, ये हो ना हो गोविंदा ही है, इसकी डेड बॉडी फला फला जगह पर पुलिस को बरामद हुई है। और ही अपने बेटे की डेड बॉडी की फ़ोटो देखता है तो रोते बिलखते नज़दीकी थाने संडीला में पहुंचता है, जिसकी उसने पहले गुमशुदगी की रपट भी दर्ज नहीं करवाई थी। पुलिस जो है फटकार लगाती है और बोलती है कि तुमने अपने बच्चे की गुमशुदगी की रपट भला क्यों नहीं दर्ज करवाई। प्राथमिकता को दर्ज करके पुलिस अपने तरीके से पूछताछ को शुरू कर देती है। पुलिस ये भी बोलती है कि सबसे पहले तो आपको उस थाने में जाना पड़ेगा जिस थाने के कर्मचारी और अधिकारियों ने इस डेड बॉडी को बरामद किया है। और जैसे ही पारिवारिक लोग वहां पहुंचते हैं सबसे पहले तो शिनाख्त की जाती है, उसकी पहचान की जाती है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये गोविंदा ही है तो आखिरकार डेड बॉडी को पारिवारिक लोगों को सुपुर्द कर दिया जाता है। और उससे पहले पूरी पुलिस जो है अपनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए औपचारिकता के तौर पर उस बरामद हुई डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवा लेती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो चुका था कि इस व्यक्ति की हत्या ज़रूर किसी ने की है। ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि सनसनीखेज हत्या बताई जा रही है। और जैसे ही घटना कहानी का संडीला थाने के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को पता चलता है तो सबसे पहले तो पारिवारिक लोगों से गहनता से जांच प्रारंभ कर दी जाती है। और जब हरिराम से पूछताछ की जाती है तो हरिराम बोलता है कि साहब जी हमारा इस घटना कहानी से कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं जब मरने वाले गोविंदा के पिता संदीप से पूछताछ की जाती है तो संदीप के पिता बोलता है कि साहब जी मेरी लड़की ने पूरी घटना कहानी में सनसनीखेज खुलासा किया है कि हो ना हो गोविंदा की हत्या उसी की प्रेमिका के पिता यानी हरिराम ने की होगी।
चूंकि गोविंदा जो है वंशिका नाम की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार किया करता था और वंशिका का पिता हरिराम और उसके भाई बिल्कुल भी इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे और कहीं ना कहीं मौके के फिराक में रहते थे कि कब गोविंदा को मौत के घाट उतारा जाए। हो न हो गोविंदा की हत्या उसी वंशिका के पारिवारिक लोगों ने की होगी और पहले प्यार से जब सख्ती से पुलिस अपने तरीके से उसी वंशिका के पिता से पूछताछ शुरू करती है, श्रीराम तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो हरिराम जो है घटना कहानी में रह रहकर एक ऐसे ऐसे खुलासे करता है जिसको सुनकर पुलिस भी दंग रह चुकी थी। अमूमन लग रहा था कि पुलिस के लिए भी ये अपनी तरीके का पहला ऐसा मामला होगा। हरिराम कबूल करता है कि साहब जी मैंने ही इस पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया है और घटना कहानी को अंजाम देने में उसका सहयोग और सपोर्ट यदि किसी ने किया तो उसके बच्चों ने किया। और हरिराम बोलता है कि साहब जी मेरी जो लड़की थी वंशिका उसका गोविंदा नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैंने कई बार अपनी बेटी को समझाया भी, सख्त लहजे में उसके साथ कई बार मारपीट भी की कि कभी भी उसके साथ बात मत करो। रह रहकर मुझे अपनी इज्जत प्यारी थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारे घर परिवार की बात अन्य लोगों को पता चले और इज्जत को बचाने के चक्कर में होता कुछ यूं है कि एक दिन वही गोविंदा मेरे घर आ जाता है। वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती कहें या बहस कहें वो कर रहा था। उसी दरमियान मेरे 5 बच्चे वहीं पहुंच जाते हैं जिनमें 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं और मेरे बच्चे कहीं ना कहीं गुस्से में आपा खो जाते हैं और उस लड़के को गोविंदा को बहुत बुरी तरीके से मारने और पीटने लगते हैं और हमने एक बोरी में पैक करके गाड़ी में लाद कर उसको सुनसान जगह पर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। चूंकि हमें लगने लगा था कि ये इसकी वजह से हमारे घर परिवार की जो इज्जत आबरू है वो मिट्टी में मिल जाएगी और कहीं ना कहीं हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं लगे रहेंगे। बहरहाल पूरे मामले में जो एफआईआर है वो तो पहले ही दर्ज की जा चुकी थी। तमाम संगीन धाराओं को जोड़कर मामला दर्ज कर लिया गया था। जो भी संलिप्त लोग थे उनको गिरफ्तार कर माननीय अदालत के समक्ष ले जाया जाता है, जहां पर सख्त से सख्त सजा जज साहब के द्वारा सुनाई जाती है और तमाम अपराधियों को मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर की जाती है। उम्मीद आस जताई जा रही है जो भी संलिप्त लोग थे बाकी जिंदगी उनकी सलाखों की काल कोठड़ी में बीतेगी। और साथियों जैसे ही ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किस किस तरीके की घटनाएं देश दुनिया में घटित हो रही हैं। यदि समय रहते पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो इस पूरे मामले में ना तो न्याय मिल पाता और ना ही मुजरिमों को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।